अमन, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है किसी को, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। सर मेरा कल आप एक जो क्लास में क्वेश्चन कराए थे गुणार्थ वाला, हाँ जिसमें ऑप्शन आपने सांस्कृतिक लगाया था, हाँ, सर उसी में डाउट है। सर वहाँ सांस्कृतिक ना होकर के संस्कार होना चाहिए ना? पूरा क्वेश्चन क्या था? आपने जो एग्जांपल, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं, गुणार्थ उसमें शब्द याद है, जिसमें एग्जांपल दिया था कि आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और आप रुकते हैं और एक आदमी निकलता है तो कहता है जाओ यहाँ से, और एक आदमी कहता है कि आप आइए बैठिए, सुबह बुला करके मैकेनिक को भी मैंने ठीक कराता है सब कुछ। मैं आज कल क्लास नहीं ज्वाइन कर पाई थी, रिकॉर्डिंग में मैंने देखा, तो इसलिए मैं आज पूछ रही हूँ सर। लेकिन संस्कृति तो सर एक क्षेत्र डिसाइड करता है, और संस्कार तो सर घर वाइज घर डिसाइड करता है ना। अगर एक ही क्षेत्र का वो व्यक्ति हो और एक दरवाजे हम गए तो वो ये कहे और दूसरे दरवाजे पे ये कहे, तो वहाँ संस्कार होगा ना सर। जैसे अब हमारे ही दो बच्चे हुए, दोनों को हमने सेम संस्कृति दी या सेम सब हो गया। समझ गया, मेरी बात सुन। संस्कार प्लस कृत्य, इन दोनों को मिला के बनता है संस्कृति। जी सर। तो संस्कृति में संस्कार समाहित है। संस्कृति है जैसे उस समाज की, उस परिवार की, उस परिवेश की एक धारणा है, धारणागत व्यवस्था है, वो संस्कृति है। जी सर। संस्कार के बाद ही संस्कृति आता है। जब हमारे कार्यों में संस्कार होता है तो हमारा जो सेटअप है या जो भी हमारी डीलिंग है उसको हम संस्कृति कहते हैं। जी सर। संस्कार को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। ये नो डाउट कि कोई कैसा आपसे व्यवहार करता है वो जी संस्कार है, लेकिन वो व्यवहार कहाँ से आंदोलित है? जी सर। वही आप अतिथि देवो भव की भावना रखता है, तो जी अतिथि सर। को देवता की तरह व्यवहार कर रहा है तो वो उसका संस्कार है। लेकिन अतिथि देवो भव का मूल्य कहाँ से आया? वो मूल्य संस्कृति है। जी सर। ठीक है, जी सर। इसलिए वहाँ संस्कृति ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। ओके। हाँ, कोई प्रश्न किसी का? क्या प्रश्न? इमोटिकॉन्स। इमोटिकॉन्स वो सिंबल है, जैसे आप इमोजीज नहीं लगाते हो व्हाट्सएप पे, मेल में, या कहीं भी टेक्स्ट मैसेज में, स्माइलिंग फेस, वो सिंबल्स हैं, उनको इमोटिकॉन्स कहते हैं। इमोजीज, स्माइली, जैसे यहाँ ब्यूटी लगाया है गुड इवनिंग सर के बाद स्माइली, इसको इमोटिकॉन्स कहते हैं। जटिल शब्दों का उपयोग करते हुए वक्ता को निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जा सकता है? साइकोलॉजिकल नॉइस, नहीं, फिजियोलॉजिकल नॉइस, साइकोलॉजिकल नॉइस, सेमेंटिक नॉइस और फिजिकल नॉइस। अच्छा, हाँ, फेसबुक पे, थैंक यू। क्योंकि मेरी सूरत देख के कहीं तुम उत्तर गलत ना कर दो, इसके मैं गायब हो जाता हूँ। कौन सा इसमें बताना है जी? निम्नलिखित में से कौन सा लाइक्स? तो dyadic communication is said to the easiest form of verbal communication.
तो ये बात कम्युनिकेशन की हो रही है। सी इसलिए नहीं होगा, सी इज द लेन देन सम व्यवहार, ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन सिर्फ विचारों का नहीं होता। ट्रांजेक्शन वस्तुओं का भी हो सकता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? तो द्विव्यक्ति संवाद इसके लिए। कम्युनिकेशन प्रोसेस में शोर क्या होता है? लक्षित श्रोताओं को संदेश अधिक सावधानी पूर्वक सुनने का कारण बनता है, संदेश के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, भटकने वाले विचारों पर ध्यान केंद्रित करता है, संदेश को बढ़ाता है। हस्तक्षेप का मतलब होता है इंटरफियरेंस। दखल। अनमोल बड़े दिनों बाद कहाँ गई थी? लोगों के ग्रुप की निश्चित और इंप्रेसिव वर्गीकृत छापों निर्धारित गुणों को संग्रह पर आधारित होती है। इसे क्या कहते हैं? जनरलाइजेशन, कंसिस्टेंसी, स्टीरियोटाइपिंग, ओवर इम्प्लीकेशन। अच्छा ठीक है, अभी आपके दादाजी, देखो आप समाज में रहते हो या कहीं पढ़ते हो या कहीं जॉब करते हो या परिवार में पढ़ते हो ना, तो मैं एक लिस्ट आपको निकालूं और कहूं कि इन 10 लोगों के बारे में आप बताइए, इनके व्यक्तित्व की क्या क्वालिटीज है, ये आप बताइए। सबके बारे में मेन मेन 3 लाइनें लिखनी है, तो आप सबके बारे में बता दोगे? बता दोगे कि नहीं बता दोगे? किसकी क्या क्वालिटी है आपको पता है? ये कैसे पता है? समाज में हर व्यक्ति अपनी एक सबके ऊपर छाप छोड़ता है, इंप्रेशन छोड़ता है अपने गुणों से, व्यवहार से। कोई आपका बड़ा मित्र बना फिरता है और जब समय आया, उसकी जरूरत थी आपको, उस समय वो कन्नी काट गया, तो आप जाकर के उसे युद्ध नहीं कर लेते, जैसा उसका व्यवहार है वैसे चलने देते। लेकिन उसके बारे में आपकी एक धारणा होती है। इसे कहते हैं स्टीरियोटाइपिंग। अनुभूति जांच का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? अनुभूति जांच, कंफर्मेशन, कल्चरल सेंसिटिविटी, दूसरे की भावनाओं और विचारों का पता लगाना और नियंत्रण। अनुभूति जांच यानी क्या आप रियलाइज कर रहे हैं उसकी जांच। अब कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के व्यवहार के 3 चरण होते हैं। एक व्यक्ति का कृत्य, वो क्या करता है। दूसरा व्यक्ति का विचार, वो क्या सोचता है। तीसरा उसका अनुभव, वो कैसा महसूस करता है। आप किसी ऑफिस में सबॉर्डिनेट हैं और आपके बॉस, उनके अंडर में आप कई इंप्लॉइज के साथ काम कर रहे हैं। आप ये हैं, आपके अंडर में आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, क्लर्क है, पीएन है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जब आप क्लर्क या पीएन से ट्रांजेक्ट कर रहे हैं तो आप वहां ये देखते हैं कि वो कितना काम करता है,
उनके कार्यों से आपको संबंध है, वो क्या सोचता है या क्या चाहता है, क्या अनुभव करता है, इससे ज़्यादा संबंध नहीं। लेकिन आपके जो सबॉर्डिनेट, आपके कलीग्स हैं ना, कलीग से आपका संबंध है उसके विचार से, कि उनकी सोच क्या है। अब इन कलीग में कोई 2 या 3 होंगे जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होंगे, बाकी लोगों से आपकी नहीं बनती होगी। जो क्लोज फ्रेंड्स हैं वो इसलिए क्लोज हैं क्योंकि विचार आपके उनके अनुकूल हैं। तीसरा है बॉस। बॉस के अनुभव आपके बारे में वो कैसा अनुभव करते हैं, इसके प्रति भी आप सचेत रहते हैं कि कहीं हमारे बारे में गलत इंप्रेशन में चला जाए, और बॉस का अनुभव कहीं हमारे बारे में मलिन ना हो जाए, कहीं गलत एक्सपीरियंस ना उनको होने लगे। तो आपके किसी भी व्यवहार से इनको, आपके किसी व्यवहार से बॉस को कैसा लगा, उन्होंने क्या महसूस किया, इसकी भी आप फिक्र करें। तो ये 3 तल हैं एक ही कार्य क्षेत्र में, एक ही बिल्डिंग के नीचे: कार्य जांच, चाल जांच और अनुभव जांच। और अनुभव जांच का मुख्य लक्ष्य क्या है? दूसरे की भावनाओं और विचारों का पता लगाना। पक्षपात की विशेषता कौन सी है? बाहरी समूह के सदस्यों का सामान्यकृत मूल्यांकन, नकारात्मकता, पक्षपातपूर्ण धारणा, उपरोक्त सभी। पक्षपात का मतलब होता है बायस्डनेस। तो इसकी विशेषता क्या होती है? आपके सर्कल के बाहर के जो लोग हैं ना, जैसे आपके सर्कल में कितने लोग होंगे? हर इंसान के सर्कल में पूरी जिंदगी 200 लोग से ज्यादा नहीं होते जो आपके क्लोज होते हैं। तो इन 200 लोगों के बारे में तो आप जानते हो कि कैसे हैं, कौन है, क्या है। बाहर का कोई व्यक्ति है, इनके बारे में आप नहीं जानते। जिनके बारे में हम नहीं जानते, साधारणतः हमारा जो उनके प्रति मूल्यांकन होता है वो जनरल का होता है, जनरलाइज्ड। जैसे मैं कहूँ कि विदेशी, जो भारतीय नहीं हो विदेशी है, तो विदेशियों के प्रति जो आपकी सोच होगी वो एक ख्याल होगा कि विदेशी का मतलब क्या। और फिर मैं कहूँ ये व्यक्ति जो खड़ा है ये भी एक विदेशी है, तो विदेशियों के प्रति जो ख्याल होगा उस ख्याल को उस व्यक्ति पर लगा दोगे। इसको कहते हैं सामान्यकृत मूल्यांकन। सभी को एक ही तराजू में तौल दिया। दूसरा निगेटिविटी। निगेटिविटी तो सभी जानते हैं, पक्षपातपूर्ण धारणा, ये तीनों। हाँ, अंग्रेजों के बारे में आपके मन में जो भी धारणा होगी वो हर व्यक्ति के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में प्राइमेसी इफेक्ट की मुख्य धारणा को दर्शाता है? सबसे अधिक सूचना सदैव सबसे पहले भाग में आती है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी सबसे बाद में आती है, महत्व का परिणाम स्थिति पर निर्भर करता है, सूचना के सभी घटकों को एक समान बल भार मिलता है। प्राइमेसी इफेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है? कोई भी सूचना मान लीजिए लिखा हुआ है, कोई भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो ऑटोमेटिकली ये ह्यूमन नेचर है कि जो शुरुआती लाइनें होती हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं।
या हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। और जैसे जैसे हम बॉटम की तरफ बढ़ते हैं वैसे लेस इंपॉर्टेंट होती नहीं है, लेकिन हमें फील होने लगती है कि वो लेस इंपॉर्टेंट है। जैसे न्यूज़पेपर को जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है वो होती है हेडलाइन, सबसे ऊपर। यह एक मानव धारणा है, ये मनुष्य के दिमाग में होता ही होता है। इसे कहते हैं प्राइमेसी इफेक्ट। नेक्स्ट यूनिट है आईसीटी। समझ गए? निम्नलिखित में से कम्युनिकेशन के अंतर्गत कौन सा संदेश ग्रहण करने में प्रमुख अवरोधक है? श्रोताओं का दृष्टिकोण, श्रोताओं का ज्ञान, श्रोताओं की शिक्षा, श्रोताओं की आय। श्रोताओं का दृष्टिकोण, हमारी सोच हमको सही संदेश ग्रहण करने से रोकती है। हमारी सोच, कौन सी सोच? हमने कुछ मान लिया है पहले से ही, तो हम ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, हम नई बात को ग्रहण नहीं कर पाते। निम्न में से मास कम्युनिकेशन में संबोधित किए जा सकने की सामर्थ्य किसके द्वारा बताई जाती है? डिजिटल लोक माध्यम, व्यक्तिपरक माध्यम और यथार्थ माध्यम। डिजिटल माध्यम से बदला जा सकता है, डिजिटल माध्यम से संबोधित करने की सामर्थ्य बढ़ाई या घटाई जा सकती है। संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? क्रोनोमिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज। संजय जी, अभी भी मुझे टाइम नहीं मिला पढ़ने का, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं बहुत व्यस्त हो गया हूँ। यूनिट का समरी समझा दी। किस यूनिट की कौन सी समरी? कौन सी यूनिट की किस समरी की बात कर रहे हो तुम? पूरा मैंने यूनिट ही पढ़ाया हुआ है। प्रोक्सेमिक्स क्या है? A study of human use of space and effects that population density has on behavior, communication, and social interaction.
स्पेस का खाली होना अलग तरीके से मानव स्वभाव पर प्रभाव डालता है। स्पेस का भरा होना अलग तरीके से प्रभाव डालता है। पॉपुलेशन की डेंसिटी जहां ज्यादा होती है वहां मानवों में एक अलग प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं कई चीजों में, सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बिहेवियर। इस स्पेस का अध्ययन कहलाता है प्रोक्सेमिक्स। समझ गए? अगला है क्रोनेमिक्स। किसी भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में यूज ऑफ टाइम का अध्ययन है क्रोनेमिक्स। में यूज ऑफ टाइम का अध्ययन क्रोनेमिक्स। जैसे पंक्चुअलिटी, विलिंगनेस टू वेट, इंटरेक्शन। समय का प्रयोग आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि जीवन समय से बाहर नहीं है। आपके जीवन की गुणवत्ता को बदल सकता है, क्वालिटी को, आपके डेली एजेंडाज को बदल सकता है। अगर आप पंक्चुअल हैं, हर चीज टाइम से कर रहे हैं, तो आपके जीवन की गुणवत्ता अलग होगी। अगर आप पंक्चुअल नहीं है, लेट लतीफ है, तो आपके जीवन की गुणवत्ता अलग होगी। समय का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, खासकर कम्युनिकेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये क्रोनोमिक्स में अध्ययन किया जाता है। समझ गए? गुड। अब तीसरा आता है काइनेसिक्स। जैसे मैं आपको ऐसे इशारा करूं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वेल डन, गुड, गो अहेड भी कह सकते हैं। मैं ऐसे करूं, आई डोंट नो, लेकिन क्या कहीं लिखा हुआ है जिसका मतलब आई डोंट नो होगा, या इसका मतलब वेल डन होगा? या एक इशारा था, इसका मतलब भी होता है कुछ, मतलब बोर हो गए। ऐसे ही हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं वेल डिफाइंड तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ जेस्चर से हमें बतानी होती है, अननोइंगली। तो उसका जेस्चर का अध्ययन कहलाता है काइनेसिक्स। बहुत सारे जेस्चर, लाखों जेस्चर हैं, जेस्चरों की कमी नहीं, और ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करते हैं। इसके बाद चौथा है पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज क्या होता है? एक भाषा जो हम शब्दों से बोलते हैं, जो दूसरों तक पहुंचती है। ये तो वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, शब्द इसमें शामिल है, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं बहुत सारे नॉन वर्बल चीजें, जैसे टोन, पिच, मैनर ऑफ स्पीकिंग, पिच ऑफ वॉइस, लाफ्टर, स्माइल, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन। ये हमारी बोली को और भी या तो अधिक धारदार बना सकते हैं, या तो बिना धार के बना सकते हैं, बेकार बना सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊं कि संप्रेषण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भौतिक पर्यावरण का उपयोग किया जाना कहलाता है। ये क्या है? पैरा लैंग्वेज जानते हो क्या होता है? बहुत बड़ी बात है पैरा। तो पैरा लैंग्वेज मतलब लैंग्वेज को असिस्ट करने वाली, लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बहुत सारी चीजें वो पैरा लैंग्वेज में आती है। अब कोई है जो आपसे बड़ा ही खुश होकर मिल रहा है, उत्साहित है,
ऐसे भी व्यक्ति जीवन में होते हैं जो गहन प्रेम से भरे हुए होते हैं। जैसे मेरे गुरु जी हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, गुरु लोग होते हैं करुणा से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए लोग। तो मैं एक बार मिलने चल गया था अपनी वाइफ को लेकर के पहली बार, तो उन्होंने इतने प्यार से आधे घंटे हमसे बात की। तो मेरी वाइफ तो सोच रही थी कि गुरु घंटाल होंगे जैसे होते हैं दुनिया में, बताएंगे क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे तुम लोग अज्ञानी रह गए, कैसे मैं ज्ञानी हो गया। लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने इतना भाव से बात किया, इतने डीपली बात किया, जैसे कि ही वॉज वेटिंग फॉर मी फ्रॉम हिज बर्थ, सिंस हिज बर्थ। तो गई तो थी यहाँ से काफी लंबी दूरी तय करके, बड़ी ही भारी कदमों से चुपचाते शर्माते, लेकिन आई बड़ी खुश होकर के। फिर मैंने कहा देखा, इसको कहते हैं गुरु। बातें तो साधारण है लेकिन जेस्चर असाधारण है। कोई घृणा से भरा हुआ है, वो अगर शिष्टाचार से भी आपसे बात करेगा ना, तो उसकी घृणा कहीं कहीं छलक जाएगी, उसकी घृणा कहीं कहीं बाहर आ ही जाएगी। वो शिष्टाचार ऊपरी होगी, सुपरफिशियल, सतही। इसलिए भारत में हमने औपचारिकता को मूल्य नहीं दिया। भारत में बहुत ज्यादा हम धन्यवाद धन्यवाद नहीं करते किसी को। भारत की जो परंपरा रही है वो अभिवादन की तो रही है, लेकिन ये शब्द नहीं रहे हैं भारत में कभी भी। सॉरी, थैंक यू, एक्सक्यूज मी, पार्डन, ये सब शब्द नहीं रहे। वो कॉलोनियल इंडिया के बाद आए। अब कोई मम्मी आप गर्म गर्म रोटी खिला रही है चूल्हे पे के पास बैठा करके, हर रोटी के बाद कह रहे थैंक यू मम्मी, थैंक यू मम्मी, तो बेलना उठा के सर पे मारेगी, कहीं क्या लगा रखा थैंक यू थैंक यू, ठीक है। पापा से बोल दो सॉरी पापा, फेल हो गया। तो भारत के रिलेशन में कभी भी नो सॉरी नो थैंक यू। उसके पीछे कारण है कि हम पैरा लैंग्वेज को ही भाप जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं, हर चीज वोकल नहीं होता, हर चीज जबान से ही नहीं कहनी होती है। मेरे एक मित्र थे, उनके बेटे थे चिंटू, उनकी वाइफ थी। तो बस, अच्छा, मैं एक बार उनके घर मेहमान हुआ, हम डिनर पे, मैं था उस समय, मैं कुंवारा था। तो हम लोग बैठे थे, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे डिनर के लिए। तो बस वो कहती थी चिंटू के पापा, बड़ी मीठी आवाज में, चिंटू के पापा तुरंत उठ करके अंदर जाते थे और रोटी लेकर के आए। फिर थोड़ी देर में चिंटू के पापा, फिर चिंटू के पापा तुरंत ले गए। तो मतलब आगे उनको बोलना ही नहीं पड़ता था कि क्या करना, चिंटू के पापा को सब पता था। बस चिंटू के पापा, एंड चिंटू के पापा इज एक्टिव, फटाफट फटाफट सारा काम कर लिया उन्होंने। दो ही लोग थे घर में। मैंने कहा आपको डिटेल देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आपको, सिर्फ चिंटू के पापा ही काफी है। उन्होंने कहा हम पैरा लैंग्वेज समझते हैं, भाव को समझ जाते हैं कि इनका भाव क्या है। जबान पे तो आखिरी बात आती है, जब सारे सिग्नल खराब हो जाते हैं तब जबान पे आती है बात। और भारतीय मनीषा ने तो ये माना है कि कुछ बातें होती हैं जो बोलने से ही खराब हो जाती हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो बोली नहीं जा सकती हैं, सिर्फ एक्सप्रेस की जा सकती है अपने जेस्चर से। जैसे आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, तो आप मुंह फाड़ के बोल देंगे मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ जी, मैं आपकी तो बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ। उसको डाउट हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है, ये बार बार बोल क्यों रहा है। आपके पैरा लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि आप रिस्पेक्ट करते हो। कोई बार बार जताए, जैसे आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड ने बार बार जताया, देखिए मैंने आपके लिए कितना अच्छा खाना बनाया, देखिए गरम गरम रोटियां पकाई है, देखिए मैंने आपके कपड़े भी प्रेस कर दिए, देखिए मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, देखिए ये, तुम समझ जाओगे कि ये इसका प्यार ऊपर ऊपर वाला ही है, अंदर तो इसके कुछ नहीं है। हर चीज में जो जताएगा कि मैं वोकल रहेगा, क्योंकि असली जो प्रेम होता है वो हमेशा इस भाव से भरा होता है कि मैं 100 दे सकता था लेकिन मैं 100 दे नहीं पा रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ दे नहीं पा रहा, मैं जो कर सकता था वो कर ही नहीं पा रहा। वो हमेशा भाव, जो प्यार करता है वो अपने बेटे को माँ जैसे प्यार करती है ना, तो माँ के मन में हमेशा ही लगा रहता है कि मैं अपने बेटे के लिए जो कर सकती थी वो नहीं कर पा रही, जो खिला सकती थी वो नहीं खिला पा रही, जो पहना सकती थी वो नहीं पहना पा रही हूँ, जो ये डिजर्व करता है वो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। प्यार कभी दावा नहीं करता, क्लेम नहीं करता, क्लेम। अगर वो क्लेम कर रहा है तो समझ लो वो कुछ और है। तो इंडिया में पैरा लैंग्वेज भांपने की बहुत ही सुविधा थी। गांव में तो मैं बचपन में था, तो हमारी जो नई नई चाची की शादी, चाची मेरी आई थी शादी करके, तो बस चूड़ी खनका देती थी, चाचा चाचा को पता चल जाता था कि व्हाट नेक्स्ट। खन 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 कर दिया, चाचा जी झोला लेके चले बाजार, और क्या क्या लाना है, क्योंकि इतनी आज़ादी नहीं हुआ करती थी। क्या क्या लाना है उनको सब पता था, लिपस्टिक, पाउडर, बिंदी, चूड़ी, 3 खनखन में वो आ जाता था। तो इंडिया में पैरा लैंग्वेज होती रही है। आप लोग की कुछ और लैंग्वेज चल रही है, क्या चल रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, बीच बीच में कमेंट आ रहे हैं। मुझे सब सीधी बोलते हैं, मैं तेज कैसे बनूं सर, ये बताओ, मैं बहुत टेंशन लेती हूँ, मैं कैसे तेज बनूं, प्लीज बताओ सर। हाँ, ब्यूटी के साथ फ्रेंडशिप कर लो,
और तेज बना दीजिए। नाम ही आपने इतना बढ़िया रख लिया है, पवित्रा। देखो मेरी बात सुनो, जैसे आप हो, परमात्मा ने जैसा भी आपको बनाया है उसको स्वीकार करो कि मैं ऐसा ही हूं, और अपने बीइंग का सम्मान करो, अपने होने का सम्मान करो। किसी के कहे से नहीं डील होना है कि कोई कह रहा तेज बनो, कोई कहेगा कि इतना तेज क्यों बन गया, थोड़ा स्लो ही ठीक था। जैसा ईश्वर ने बनाया है उसको एक्सेप्ट कीजिए, दैट इज द गिफ्ट। मैं जैसा हूं मैं अपने आप को स्वीकार करता हूं। आप जैसे अपने आप को एक्सेप्ट करो, बी हैप्पी इन दैट। दूसरे के विचार को अपने जीवन को निर्धारित मत करने दो। दूसरा कोई नहीं है जो हमको बताए क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सलाह एक ऐसी चीज है जो दूसरे बहुत देते हैं, मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा जो दी जाती है चीज वो सलाह है, सबसे कम जो ली जाती है चीज वो सलाह है। बिना मांगे तो सलाह ने कभी देना न कभी लेना। और एक बार जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे तो इंप्रूवमेंट उसके बाद होती है। इंप्रूवमेंट आत्मनिंदा से नहीं होती, सेल्फ कंडेमनेशन से नहीं होती। और मैं बताऊं, बंद घड़ी हुई 2 बार सही समय बताती है। सबके अंदर खूबियां हैं। अब सबके अंदर थोड़े कमियां भी हैं, थोड़ी खूबियां भी हैं, तो कमियां कोई देखते रहोगे तो जो खूबियां हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी देखिए। मैं नहीं कहता हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव को ही देखिए, कमियों को भी ध्यान रखिए। इन टर्म्स ऑफ कि आपको इनको ट्रांसफॉर्म करना है, खूबियों को भी ध्यान में रखिए इन टर्म्स ऑफ इनको आपको बढ़ाना है। लेकिन यह बात बहुत गलत है कि दूसरे क्या कहते हैं इसको वैल्यू देना, क्योंकि फिर आप अपनी आत्मा खो दोगे। दूसरे क्या कहते हैं, ना परेशम बिलोमानी ना परेशम कथा कथम अथनो वा वेख्यो कथानी या कथानी च। गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि सम्यक दृष्टि क्या है, उपयुक्त परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए वो मैं करूं, ना कि दूसरे को क्या करना चाहिए था वो मैं सोचूं। दूसरा फ्री है, जो मैं करे वो करे, हमें क्या करना चाहिए। तो ये समझ गए, क्रोनेमिक्स, टेक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पैरालैंग्वेज। पैरालैंग्वेज और काइनेसिक्स, काइनेसिक्स है कि आपके शरीर के जेस्चर को शामिल करता है, ये शरीर के जेस्चर। पैरालैंग्वेज में सिर्फ जेस्चर शामिल नहीं होता है, पैरालैंग्वेज में बहुत सारी चीजें शामिल होती है, जेस्चर भी उसका एक पार्ट। हाँ मेरे सुपुत्र रो रहे हैं, मेरी सुपुत्री और सुपुत्र में तालमेल नहीं होता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता ही रहता है। 3-4 दिन खुद रोते हैं, 5वें दिन रुला देते हैं। जब पानी उनके सर से बाहर निकल जाता है तो ठोक देते हैं। बच्चे वैसे ही होते हैं। कार में हम कहीं जाते हैं तो पीछे इन्होंने अपना घर बना लिया, बैक सीट पे दोनों बच्चे। मतलब चंडीगढ़ से हम यहाँ चले आए, 6 घंटे की जर्नी थी, 6 घंटे खूब खेले जैसे घर में खेलते हैं पीछे गाड़ी में। एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है। इंट्रापर्सनल मध्यस्थता, पारस्परिक संप्रेषण, मध्यस्थ जन संप्रेषण, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा भाई ऐसा कहानी मत सुनाओ तो मैं भयभीत हो जाऊंगा। इंट्रापर्सनल संप्रेषण ये क्या होता है, जब हम कोई भी कम्युनिकेशन अपने आप से करते हैं
उसको कहते हैं इंट्रापर्सनल। कभी कभी आपने अपने आप से बातें की, कभी कभी अपने आप से बातें करना या विचार करना। डायरी, डायरी इज काइंड ऑफ अपने आप से बातें करना। कभी कभी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो ना, तो इस चीज को ट्राई करना। वॉक करना रात में या सुबह में कभी भी, और खुद से बात करना, खुद ही क्वेश्चन पूछना, खुद ही जवाब देना। पढ़ने में मन नहीं लगता तो खुद ही जवाब देना कि अभी मन नहीं लगाओगे तो कैसे आगे चलेगा। फिर कहोगे क्या करूँ, दिल ही नहीं लगता पढ़ने में। सर की क्लास होती है, सोचती हूँ कि आज 2 घंटे पढ़ूंगी, पढ़ ही नहीं पाती हूँ। तो खुद ही जवाब दो। ऐसा करो, 2 घंटे की ना सोचा करो, 10 मिनट की सोचा करो, 10 मिनट पढ़ूंगी। ऐसा करके खुद ही क्वेश्चन, खुद ही आंसर। इसको कहते हैं सोक्रेटिक मेथड। सुकरात यही करते थे, उन्होंने पूरी पूरी फिलोसफी दी है। सोक्रेटिक मेथड से क्वेश्चन आया होगा इस पर। इंटरपर्सनल संप्रेषण में it is a process by which an individual communicates within themselves, acting as both sender and receiver of the messages, and encompasses the use of unspoken words to consciously engage in self-talk and inner speech. हाँ, मुंह से बात मारते, वेरी गुड। अच्छा, जो मैं आपको बताता हूँ आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये भी एक अच्छी बात। इंटरनेट में बातचीत करना कम्युनिकेशन का कौन सा रूप है? मौखिक, गैर मौखिक, समानांतर, ग्रे पॉइंट। वर्बल, नॉन वर्बल, पैरेलल और ग्रे पॉइंट। विमल, घंटे से नहीं मतलब है, कंसिस्टेंसी से मतलब। आधे घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। दो घंटे पढ़ो, डेली पढ़ो। पैरेलल कम्युनिकेशन पता ही क्या होता है? पैरेलल कम्युनिकेशन यानी आप सेंडर भी हैं या इनकोडर भी हैं, और साथ साथ आप डिकोडर भी हैं, और जिनसे आप संवाद कर रहे हैं वो भी इनकोडर और डिकोडर। इंटरनेट पे जब आप जैसे व्हाट्सएप से चैट कर रहे हो, तो ये टू वे प्रोसेस है। आपको मैसेज आ रहा है, आपसे मैसेज जा रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, आपसे मैसेज जा रहा है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन तब होता है जब एक व्यक्ति अद्वितीय व्यक्ति की भांति दूसरे व्यक्ति के साथ विचार का आदान प्रदान करता है। एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर रहे हों, केवल मित्र एक दूसरे के साथ बात कर रहे हों, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रीति, आज मॉर्निंग क्लास नहीं हुई थी, 1-2 दिन नहीं होगी, फिर हम शुरू करेंगे हिम्मत जुटा करके। उसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता है। उसमें दो दुविधाएं आ रही है, एक तो सर्दियों में मॉर्निंग क्लास बड़ी मुश्किल है। Interpersonal communication is the process by which people exchange information, feelings, and meaning through verbal and non-verbal messages. It is face-to-face communication. Although no communication may be intended, people receive messages through such forms of non-verbal behavior. सभी लोग मेरे टेलीग्राम पे हो ना, वहाँ मैं लिंक शेयर कर देता हूँ एक दिन पहले ही। अमित नेट प्लस, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है। अमित नेट प्लस सर्च करोगे तो मिल जाएगी।
कौन सा कथन नॉन वर्बल मैसेज के संदर्भ में सही है? इसके महत्व को वास्तविकता से अधिक आंका जाता है या जोड़ तोड़ का प्रयास करता है, इसलिए इसकी अवहेलना करनी चाहिए, यह प्रायः संदेश अर्थ के लिए अप्रासंगिक होते हैं। एक श्रोता के लिए इनको समझना आवश्यक होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होते हैं जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किए जाते, तो इनके लिए समझने की क्षमता का प्रयोग करना होता है श्रोता के लिए, क्योंकि शब्द इसमें यूज ही नहीं होते। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन सहायता करता है स्वयं के बारे में जानने में, दूसरों की सोच के बारे में पता लगाने में, समान जनता के साथ संवाद करने में, एक प्रतिभाशाली सार्वजनिक वक्ता बनने में। अभी मैंने इंट्रापर्सनल के बारे में बताया। दो या दो से अधिक लोगों के बीच संप्रेषण को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। ये भी अभी मैंने बताया। इंट्रापर्सनल। लेकिन एक्स्ट्रा पर्सनल क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन। जैसे आपने तोता पाला और तोते से आप संवाद कर रहे हो। कुछ लोग तोता पालते हैं, उसे कहते हैं राम राम बोलो, तो तोता राम राम बोलता है। पारस्परिक संप्रेषण में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है, बाधा होती है, प्रभावी होती है।
आचार संहिता का मतलब होता है प्रोटोकॉल। बिना शिष्टाचार के आप संप्रेषण नहीं कर सकते, मीडिएटर कहा जाता है। पब्लिक कम्युनिकेशन संरचना के अंतर्गत होता है जटिल, राजनीतिक, सुविधाजनक, औपचारिक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में शामिल होता है भाषण देना, टेलीफोन पर बात करना, गीत गाना, हाथ मिलाना। किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? इंट्रापर्सनल, स्मॉल ग्रुप, आमने सामने, सार्वजनिक संप्रेषण, मीडिया जैसे कि सेलफोन और मैसेंजर। मीडिएटेड कम्युनिकेशन के लिए निगेटिव रिस्पॉन्स को किस रूप में वर्णित किया जाता है? आलोचना, खंडित प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, निष्क्रिय प्रतिपुष्टि, गैर अनुरूप। के लिए उपयोग होता है समूह संप्रेषण, लक्षित दर्शकों के आमने सामने संप्रेषण, डियाडिक संप्रेषण, पारंपरिक। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन व्याख्या व्यापक रूप से किस पर? नॉन शोर के स्तर पर।
जिन्हें कदम मुश्किल नहीं ना देखी उन्होंने आगे जाके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कोई भी चीज जो नॉन वर्बल है और आप तक संप्रेषित किया जाता है, तो उसको आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? सांस्कृतिक संदर्भ के अनुकूल करोगे इंटरप्रेट। सांस्कृतिक संदर्भ का मतलब यह है कि आप जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं ना, जैसे कोई महिला व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, तो उसका मतलब क्या है? अगर वो इंडिया में व्हाइट ड्रेस पहन के, कंप्लीट व्हाइट ड्रेस पहन के रहती है, तो इसका मतलब क्या है कि वो विडो है, विधवा है। लेकिन अगर यूरोप में कंप्लीट व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी मैरिज होने जा रही है। 3 इडियट्स में दिखाया ना ये चीज। तो एक व्हाइट ड्रेस में डिफरेंस किस कॉन्टेक्स्ट में आया है आपकी क्या वजह है? वो ये व्हाइट ड्रेस में किस कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस? कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंस है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कम्युनिकेशन के अंतर्गत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को वर्गीकृत किया जा सकता है? एक तरफा मौखिक, दो तरफा मौखिक, एक तरफा गैर मौखिक, दो तरफा गैर मौखिक। तेरा का फाइनल लीडर बोर्ड है। बबीता फर्स्ट, सृष्टि सेकंड, बोलचंद थर्ड, हर्षित, संजय, सुहानी, कृष्णा, देव मित्रा, पूजा और वीरेंद्र। तो शेष आदि शब्दों को विराम देते हैं। संगम इसकी आखिरी कड़ी के साथ मिलेंगे शाम की क्लास में, रात की क्लास 9 बजे। तब तक सभी को बाय बाय।